Welcome to Hina Gandhi classes, class 12th, biology, chapter number 2, sexual reproduction, flowering plants. We have completed some topics in part 1, and here I'm taking part 2 now, and in part 2 I'm explaining again here the transverse section of microsporangium or pollen grain structure. Again I am explaining you this because the link should be there. So pay attention. This is the structure of microsporangia, and here you can see the layers which we have discussed about. So first layer is epidermis, then endothecium, then middle layer. Look at here. Epidermis is the outermost layer which is called the protective layer. Second is endothecium, which is just next to the epidermis, and this is also very important. We will discuss about it. I will give you notes. Then there is a middle layer which is very important for the production of this pollen sac structure. Next, the fourth layer is tapetum. This is also a very important because of its function. It functions as a nutritive layer. It provides food to the pollen sac or the pollen grains. Look at here, the structure which is like this. You can see here these are the sporangious tissue, and here you can see the pollen grain inside it. The groove like structure is called stomium. Okay, so this is the exact structure of microsporangia, where 4 pollen sac structures are present at the corners, and inside it pollen grains are present. So what we have learned with the help of diagram, we have learned that 4 layers or walls are present around the microsporangium cell. So look at here, it is surrounded by 4 wall or layers. The first layer is epidermis. I told you that all the layers perform some functions, so pay attention here. It is the outermost protective layer of the pollen sac, which is called this protective layer. मतलब ये पूरे सेल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम. इट इज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट बाद हमने देखी थी एंडोथीशियम, एंड हेल्प इन द डायहेसिस ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन. अब इस एंडोथीशियम का काम क्या होता है? ये एंडोथीशियम जो है वो किसकी लेयर को डायहेसिस करती है. डायहेसिस मतलब ब्रेक करती है, एंथर की लेयर को वो ब्रेक करती है, जिसके वजह से पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो बाहर निकल कर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज मिडिल लेयर. इट इज प्रेजेंट बिलो द एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के बाद कौन सी लेयर आती है? मिडिल लेयर आती है. इट्स फंक्शन एज अ स्टोरेज टिश्यू. वो क्या करती है? वो सारे पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करती है. नेक्स्ट टेपेटम. इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. अब टेपेटम का काम होता है कि वो पोलन ग्रेन्स को फूड प्रोवाइड करे, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करे, ताकि वो जल्दी से मेच्योर हो सके और डेवलप कर सके अपने आप को. नेक्स्ट है यहाँ पर इन द यंग एंथर अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू. अब यहाँ पर आप देखोगे जो यंग एंथर है वो क्या होते हैं? वो सारे एंथर्स जो होमोजीनियस सेल होते हैं, मतलब एक जैसे जो सेल्स होते हैं एंथर के, वो अपने आप को खुद को कॉम्पैक्ट पोजीशन में कर लेते हैं, और इन कॉम्पैक्ट पोजीशन वाले सेल्स को कहा जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं. सो आफ्टर दिस, एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता जाएगा, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू. अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि जो मैच्योर, जब एंथर यंग एंथर होता है, जब वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है, तो वो क्या बना लेता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू बना लेता है. तो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होंगे वो क्या करेंगे? वो मियोटिक डिवीजन करेंगे. मियोटिक डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो मियोटिक डिवीजन करेंगे टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड. हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड देखा है डायग्राम के अंदर. 4 पोलन सैक स्ट्रक्चर आपने वहाँ देखा था, हर एक कॉर्नर में थे वो. तो इसे मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. लुक एट हियर. यंग एंथर क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरोजीनस टिश्यू में, और स्पोरोजीनस टिश्यू जब मैच्योर हो जाएगा तो वो मियोटिक डिवीजन करेगा, जिसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं.
उसके बाद क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होंगे। वो 4 जो हमारे पॉलन सैक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे उसे ही कहा जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो हियर ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू, हर एक सेल जो होता है स्पोरोजिनियस टिश्यू का वो केपेबल होता है टू गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होते हुए देखा, तो वो किसके थ्रू हुआ था, स्पोरोजिनस टिश्यू का। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकता है। और यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों कहा जा रहा है इसे मदर सेल, क्योंकि वो कैपेबल है और बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसका शॉर्ट फॉर्म है MMC। अब इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। अब माइक्रोस्पोर तो आपने पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनाने का जो प्रोसेस होता है किसके थ्रू, पॉलन मदर सेल की हेल्प से, किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन के थ्रू। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हो गई, टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, अब थोड़े समय के बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा, हमारा पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी वॉल को, स्पोरोजिनस टिश्यू की वॉल को ब्रेक करके, मतलब डायहेसेंस करके, डिसोसिएट होके एक दूसरे से क्या करेंगे, बाहर निकल कर आ जाएंगे। सो यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर होके बाहर आ चुके हैं। अब देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि एक छोटा सा ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है पॉलन ग्रेन का, जिसमें कि आप देखेंगे कि आउटर लेयर है और इनर लेयर है। आउटर लेयर को यहाँ पर एक्साइन कहा गया है और इनर लेयर को इसके इंटाइन कहा गया है। उसके अंदर आप देखिएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये छोटा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पॉलन ग्रेन का। अब हम पॉलन ग्रेन को स्टडी करते हैं कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है। प्लांट्स के अंदर जो है ये एक मेल, फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है इसे। इट इज़ जनरली स्फेरिकल शेप का होता है। ये देखिए, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये इसका जो है वो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 25 to 50 मिलीमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। आई टोल्ड यू दैट इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट एक्साइन होती है और सेकेंड इंटाइन होती है। इट हैज़ जर्म पोर ऑल्सो विच इज़ इट्स बेसिक अपर्चर। इसमें जर्म पोर भी होता है, वो मैं आपको आगे वाले डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगी कि जर्म पोर किस तरीके का दिखाई देता है। तो इसमें जर्म पोर होता है जो कि वो इसका बेसिक अपर्चर कहलाता है, वहीं से ये डेवलप होते हैं। इन जर्म पोर स्पोरोपोलिनेन इज एब्सेंट। जर्म पोर में स्पोरोपोलिनेन नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूँ कि स्पोरोपोलिनेन क्या होता है। स्पोरोपोलिनेन एक केमिकल है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्साइन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जर्म पोर में नहीं होता है। स्पोरोपोलिनेन जो है वो इसकी वॉल को, पॉलन ग्रेन की वॉल को इजीली ब्रेक डाउन होने से बचाता है, रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। और आज अभी तक ऐसा कोई स्पोरोपोलिनेन को ब्रेक करने वाला एंजाइम भी कि बहुत जल्दी ब्रेक कर दे पॉलन ग्रेन की वॉल को, वो अभी तक नहीं बना है। नेक्स्ट इज इट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। अगर हम इस पॉलन ग्रेन की वॉल को कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली से ट्रीट करें तो क्या होगा, ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा, मतलब उसके इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा ये। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ग्रेन का। इसकी ब्रीफ स्टडी जो है वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप जितना मैंने आपको इस पार्ट में एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।